हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। देखिए, हर सैटरडे को, ठीक ना, हर सैटरडे को हम लोग देखते हैं सैटरडे स्पेशल में हिंदी का एक मॉडल पेपर, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 2021 का। पिछले सैटरडे को हम लोग 2022 के देखे थे, ठीक ना। अच्छे से लगभग 20 क्वेश्चन हम लोग हल किए थे, ताकि जितने भी हम लोग पढ़े हैं वो अच्छे से तैयार हो जाए। तो आज हम लोग देखेंगे 2021 का मॉडल पेपर और हिंदी का। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके बनाइए। वाक्य का चीज होता है, ठीक ना, वाक्य। ठीक, कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है। ठीक, और जिसका अर्थ निकले, इन्हें जैसा मर्जी वैसा ही वाक्य रहे। ठीक, तो कह रहा है वाक्यों को शुद्ध करके, यानी कई शब्दों से मिलकर एक वाक्य बनता है और वह भी एक अर्थपूर्ण होना चाहिए। लेकिन कह रहा है शुद्ध करके लिखिए, यानी जितने भी ये लिखा गया है 4 ऑप्शन, यह सब अशुद्ध है। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो लगेगा ऐसा कि सब सही सही है। अब एक बार पढ़िए। आइए पधारिए, आपका स्वागत है। क्या आप यह कहानी पढ़े हैं? गाय काली घास चर रही है, मेरे को पढ़ना है। ऐसा पढ़ने पर प्रतीत हो रहा है कि सब सही सही है, लेकिन ये चारों ऑप्शन में कहीं ना कहीं क्या है, गलत है। इसी को शुद्ध करके लिखना है, यानी शुद्ध करके लिखना है वाक्य को। तो देखिए मैं लिख रहा हूं, कर आइए पधारिए, आपका स्वागत है। ठीक, तो आइए पधारिए आपका स्वागत नहीं होता है, होता है पधारिए आपका स्वागत है। वो खुदे आएंगे, आएंगे तो आप बुलाएंगे आइए पधारिए आपका स्वागत है, नहीं। आप बस इतना कहेंगे पधारिए आपका क्या है, स्वागत है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा क्या, पधारिए आपका स्वागत है। ठीक, नेक्स्ट है, कह क्या आप यह कहानी पढ़े हैं? क्या आप यह कहानी पढ़े हैं? तो इस तरह यह सेंटेंस नहीं होता है। इसको जब शुद्ध करके लिखेंगे तो होगा क्या आपने आपने यह कहानी पढ़ी है, इस तरह होगा। ठीक, क्या आपने यह कहानी पढ़ी है? फिर कह रहा है गाय काली घास चर रही है। फिर से पढ़िए, गाय काली घास चर रही है। ये बताइए काली घास होता है? नहीं, काली तो गाय हो सकती है, लेकिन ये लिखा है काली घास। काली घास नहीं होता है, काली गाय होती है। तो आप लिखेंगे काली गाय घास चर रही है, लिखेंगे काली गाय घास चर रही है। नेक्स्ट कह रहा है मेरे को पढ़ना है, मेरे को पढ़ना है। ये बताइए आप कभी बोले हैं मेरे को पढ़ना है? नहीं, मेरे को पढ़ना नहीं होता है, मुझे पढ़ना है, अर्थात मुझ को पढ़ना है। किसी से आप बोलेंगे तो कहेंगे मुझको पढ़ना है। ठीक, ये नहीं कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को नहीं होता है, मुझको होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, कह रहा है निम्नलिखित अव्यय को अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये अव्यय दे रखा है, क्या दे रखा है, अव्यय। इसी से एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो लिखिए मैंने रोहित को अपने घर बुलाया, किंतु वह समयाभाव के कारण आ नहीं सका। ये अर्थपूर्ण शब्द है। अव्यय से एक अर्थपूर्ण शब्द हम लोग बनाए हैं कि मैंने रोहित को अपने घर बुलाया, किंतु वह समय अभाव के कारण आ नहीं सका। ये अव्यय, किंतु क्या है, अव्यय। इससे हमने एक अर्थपूर्ण शब्द बनाया था। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। 2 क्वेश्चन है। ठीक, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, हो गया।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, निम्नलिखित समस्त पदों का, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित समस्त पदों का, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। समास का नाम भी लिखिए। ठीक, इसमें क है, माने क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें यथासंभव, यथासंभव। ठीक, दूसरा है इसमें राह खर्च, हो गया। तो देखिए यहाँ से करा, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम भी लिखिए। यानी जितने सभी, निम्नलिखित मीन्स होता है नीचे लिखा हुआ, और समस्त मीन्स सभी, और पद मीन्स ये पद। तो कह रहा है निम्नलिखित यानी नीचे लिखे गए जितने पद हैं उनका विग्रह करके, यानी समास विग्रह करके उस समास का नाम भी लिखना, ठीक ना। तो कैसे लिखेंगे, करा यथासंभव। ठीक, तो यथासंभव का जब विग्रह करेंगे तो होगा का जैसा संभव, क्या है, जैसा संभव हो। फिर करा है समास का नाम भी लिखिए, यानी इसमें कौन समास है उसका नाम भी लिखना है। तो यथासंभव यानी जैसा संभव हो, तो इसमें समास होता है अव्ययीभाव समास। कौन सा समास, अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट है राह खर्च। राह खर्च के जब समास विग्रह करेंगे तो होगा राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च, राह के लिए खर्च। ठीक, राह के लिए खर्च। तो इसमें के लिए आया तो पूछ रहा है इस समास का नाम भी लिखिए। तो इसमें कौन सा समास है, ये कारक चिन्ह जब बीच में आएगा तो तत्पुरुष समास होता है, ठीक ना। जब भी कारक चिन्ह अगर बीच में आ गया तो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। कौन सा, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास। तो जब विग्रह किए हैं तो जैसा संभव हो, अव्ययीभाव समास, राह के लिए खर्च, तत्पुरुष समास। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर निम्नलिखित विग्रहों के निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाकर समास का नाम भी लिखिए। समास का नाम भी लिखिए। इसमें भी समास का नाम लिखना है। ठीक, तो इसमें क लिखिए, क है कमल के समान नयन, कमल के समान नयन। दूसरा है फूल और पत्ते, फूल और पत्ते। नोट कीजिए। हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, कर निम्नलिखित विग्रहों के समस्त पद बनाकर समास का नाम भी लिखिए। समस्त पद यहाँ पे ऊपर दे रखा था विग्रह करने के लिए, विग्रह करके उसका क्या बताना था, समास बताना था। लेकिन नीचे करा है विग्रह, यानी विग्रह खुद दे रखा है, लेकिन जब विग्रह दे दिया है तो उसका समस्त पद बनाना है। समस्त पद बनाकर उसका क्या करना है, समास का नाम लिखना है।
तो कह रहा है कमल के समान नयन, ठीक ना, कमल के समान नयन। तब इसका जब विग्रह के समस्त पद में लिखेंगे तो कमल के समान नयन को होता है कमल नयन, क्या चीज, कमल नयन। और कमल नयन में कौन समास होता है, कमल नयन, यानी कमल के समान नयन, नयन में होता है आग, कमल के समान नयन यानी कमल के समान नयन। अर्थात जब पहला पद विशेषण है और दूसरा पद विशेष से होता है, ठीक ना, यानी पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष से होता है तो वहां पे कौन समास होता है, कर्मधारय समास। कौन सा, कर्मधारय समास। यानी इस समास का नाम क्या होगा, कर्मधारय समास। यानी कमल नयन में कौन समास है, कर्मधारय समास। नेक्स्ट, फूल और पत्ते, तो लिखेंगे आप इस तरह, फूल और ये पत्ते इस तरह, फूल और पत्ते। इसमें कौन समास है, जब दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक ना, जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो कौन समास होता है, द्वंद्व समास। कौन समास, द्वंद्व समास। तो यहाँ से होगा द्वंद्व समास। जब दोनों पद प्रधान होंगे तो कौन समास होगा, द्वंद्व समास। और पहला पद विशेषण और दूसरा पद जब विशेष से होंगे तो वहां पे कर्मधारय समास होता है, ठीक। अर्थात कमल के समान नयन, कमल नयन, इसमें कौन समास, कर्मधारय समास। फूल और पत्ते, तो इसका जब पद समस्त पद करेंगे तो फूल पत्ते, और इसमें कौन समास, द्वंद्व समास होगा। कौन समास, द्वंद्व समास। हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है महात्मा का संधि विच्छेद कीजिए। महात्मा का संधि विच्छेद कीजिए। यानी अब महात्मा को क्या करना है, संधि विच्छेद। तो संधि विच्छेद आप लोग पढ़ कर आए हैं, ठीक ना। संधि, जब संधि अगर आप पढ़े होंगे तो इसको आप आसानी से कर देंगे। किस तरह करेंगे देखिए, अब इसको महात्मा लिखेंगे, ठीक, महात्मा, महात्मा। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो होगा क्या, महाधन, महाधन आत्मा। क्या होगा, महाधन आत्मा। तो बस खाली संधि विच्छेद पूछा है तो इतना आप कर देंगे, लेकिन पूछता है कि इसका क्या बताइए, संधि भी बताइए, माने इसका नाम बताइए। तो आप इसका कौन सा नाम बताएंगे, यह स्वर संधि होता है। कौन संधि, स्वर संधि, ठीक ना। कौन संधि, स्वर संधि, स्वर संधि। राइट कीजिए, महात्मा में कौन संधि है, स्वर संधि। और इसका जब विच्छेद करेंगे तो महाधन आत्मा होगा। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए, कर निम्नलिखित मुहावरों का, क्वेश्चन नंबर 6 है ना, लिखिए निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पहला है इसमें रंगे हाथ पकड़ना, रंगे हाथ पकड़ना। दूसरा है बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल। तीसरा है जान बख्श देना, जान बख्श देना। क्या होता है, जान बख्श देना, कौन रहता है,
जान बख्श, ठीक ना, जान बख्श देना, जान बख्श देना। हो गया। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यानी ये जितने दे रखा है ये मुहावरा है। क्या है मुहावरा? इसको अपने शब्दों में क्या करना, प्रयोग करना है। अपने शब्दों में क्या करना, प्रयोग करना है। कह रहा है रंगे हाथ पकड़ना, रंगे हाथ पकड़ना ये मुहावरा है, लेकिन अपने वाक्य में इसको प्रयोग करके लिखना है, ठीक ना। तो कैसे अपने वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे? रंगे हाथ पकड़ना कहेंगे मैंने रोहित को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया। यहाँ पे लिखेंगे मैंने रोहित को चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा, रंगे हाथ पकड़ा। यानी मैंने रोहित को चोरी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा। ये रहा है वाक्य में प्रयोग। नेक्स्ट करा बाएं हाथ का खेल। बाएं हाथ के खेल में लिखेंगे, ठीक ना, बाएं हाथ के माने बाएं हाथ में लिखेंगे, अपने वाक्य में प्रयोग करना है। बाएं हाथ में लिखेंगे जैसे अब एक ओवर में 30 रन चाहिए, तब कहते हैं ना ये तो हमारी बाएं हाथ का खेल है, मैं तो इसको आसानी से मार सकता हूँ, ठीक ना। कोई भी काम अगर बहुत बड़ा अगर काम करना है तो आप आसानी से अपने मुंह से कह देते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इसको क्या करूंगा, आसानी से कर सकता हूँ। यानी बाएं हाथ का खेल में होता है किसी भी कार्य को अब आसानी से करना, यानी जो भी बड़ा से बड़ा काम है उसको आसानी से क्या करना, कर देना, वही क्या होता है बाएं हाथ का खेल। तो इसमें आप लिखेंगे निबंध लिखना, लेकिन अच्छे वाक्य में प्रयोग करना है, ठीक ना। निबंध लिखना मेरे बाएं हाथ का खेल है। निबंध लिखना मेरे बाएं हाथ का खेल है, ठीक। एक और बचा है उसको देखिए, कह रहा है जान बख्श देना, जान बख्श देना। आप लोग ज्यादातर गांव में देखते होंगे जब झगड़ा वगड़ा होगा, ठीक ना, झगड़ा कहते हैं सब जाओ मैंने तुम्हारी जान बख्श दी, ठीक ना, यानी मैंने तुमको छोड़ दिया जाओ। अगर हो सकता है अगर कमजोर है, ठीक ना, अगर आप बड़े हैं तो कहेगा जा तुम्हारी जान का कि नहीं बख्श दे, उस तरह होता है, ठीक ना। तो इसको अच्छे वाक्यों में प्रयोग करके कैसे लिखेंगे, अपने वाक्य में प्रयोग करना, ठीक ना, अच्छे वाक्य में, ठीक ना, टूटी फूटी वाक्यों में नहीं। तो आप लिखेंगे जान बख्श देना, तो लिखेंगे जाओ, ठीक ना, जाओ मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। इस तरह अपने वाक्य में प्रयोग करके लिखना है, जाओ मैंने तुम्हारी जान बख्श दी। आप क्या है आजाद हो गए हैं, मैंने जान बख्श दी है, ठीक ना। ये रहा 6 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन और बच चुका है, इसको लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए, 7वां है ना, क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, कर निम्नलिखित अलंकार पहचान कर निम्नलिखित अलंकार पहचान कर उसका प्रकार और उप प्रकार लिखिए। उप प्रकार लिखिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रतन धन
पायो। ठीक, इसमें आप लोग को अलंकार बताना है। अलंकार पहचान कर उसका प्रकार और उप प्रकार बताना है। यानी ये जो सेंटेंस लिखा है यानी वाक्य, पर पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यानी पर अलंकार पहचान कर उसका प्रकार और क्या लिखना है, उप प्रकार लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यानी पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो प्रकार कौन सा होगा ये, माने ये कौन सा, पहले उप प्रकार लिख लीजिए ना। उप प्रकार कौन सा इसमें होगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम रतन धन पायो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें र और र दो बार आया। जब किसी भी वर्ड की जब आवृत्ति होगी, आवृत्ति तो आप लोग पढ़ कर आए, कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। कौन सा, रूपक अलंकार। कौन सा होता है, रूपक अलंकार। जब ये रूपक अलंकार है तो इसका प्रकार कौन सा होता है, अर्थालंकार का होता है। किसका, अर्थे अलंकार का होता है ना, अर्थालंकार का होता है। किसका, अर्थालंकार। तो इसका आंसर क्या आएगा, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो में इसका प्रकार हो जाएगा अर्थालंकार। क्या होगा, अर्थालंकार। और उप प्रकार का चीज होगा इसका रूपक अलंकार। कौन सा, रूपक अलंकार। नोट कीजिए, इरेज करूं। सुनने का रहा जी, हो गया। क्वेश्चन नंबर 7वां है ना, क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए। क्वेश्चन नंबर 8 लिखिए, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। ठीक, यानी वाक्य नीचे दे रखा है, बरामदा तालियां से, बरामदा तालियां से गूंज उठी, अगला क्वेश्चन भी लिख लीजिए साथ ही में। 9 भी 9 दे रखा है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है। इसका ऑप्शन भी साथ में लिख लीजिए। चतुर ऑप्शन ए है, चतुर ऑप्शन बी है आई, ऑप्शन सी है आई, ऑप्शन डी है ई। 10वां है, उर्वशी के रचनाकार हैं, उर्वशी के रचनाकार हैं। इसका ऑप्शन लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, नन। बस लिख लीजिए, नन मिस होता है, इनमें से कोई नहीं। हो गया। 11वां लिख लीजिए, हर दम में उत्सर्ग है, हर दम में
उपसर्ग है। ऑप्शन ए है ह, ऑप्शन बी है हर, ऑप्शन सी है दम और ऑप्शन डी है म। नोट कीजिए। हो गया, जल्दी नोट कीजिए। देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके फिर से लिखिए। यानी जो नीचे वाक्य लिखा है ठीक ना, इसको शुद्ध करके लिखना। जब इसको आप पढ़ेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कि क्या शुद्ध लिखा है। पढ़िए एक बार। बरामदा तालियां से गूंज उठी, ठीक ना, बरामदा तालियां से गूंज उठी। ये तो ऐसा लग रहा है कि क्या शुद्ध है, लेकिन यह अशुद्ध वाक्य है। इसको शुद्ध करके लिखना है। तो लिखेंगे बरामदा। बरामदा नहीं होता है, जो आप बोलते हैं गांव में बरामदा, तो बरामदा नहीं होता है, बारामदा होता है। बारामदा, बारामदा, ठीक। तालियां, तालियां नहीं होती है, तालियों होती है, ठीक ना, तालियों। तो आप लिखेंगे इस तरह तालियों, तालियों से गूंज उठा, गूंज उठा। यह शुद्ध वाक्य है। क्या है? शुद्ध। लिखे हैं बरामदा तालियां से गूंज उठी। उठी नहीं होता है, उठा होता है, गूंज से, ठीक ना। फिर यहाँ पे तालियों, फिर यहाँ पे बरामदा, यानी बरामदा तालियों से गूंज उठा। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? यानी चतुराई में कौन सा प्रत्यय? तो इसको मूल शब्दों में जब तोड़ेंगे तो आप लिखेंगे इस तरह चतुर प्लस आई, चतुर प्लस आई। तो जो मूल शब्द में जुड़े रहते हैं वही क्या होता है? प्रत्यय। वो अभी अंत में जुड़ना चाहिए। अंत में जब शब्द जुड़ा है वो क्या होता है? प्रत्यय। तो इसमें आई कहाँ लिखा है? ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी कौन सा? आई सही है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10, पूर्वशी के रचनाकार कौन है? यानी पूर्वशी के रचनाकार कौन है? इसमें सर रामधारी सिंह दिनकर है कि सुमित्रानंदन पंत है कि महादेवी वर्मा है कि न, यानी इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। हर बार ये रचनाकार से क्वेश्चन एक जरूर आता है। तो ये जितने लिखे हैं इनका भी मैं लिखवा दूंगा, ताकि अगर अगले पेपर में जब पूछे तो आप लोग अच्छे से इसको राइट कर सकते हैं। पर उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। जब सुमित्रानंदन पंत है, सुमित्रानंदन पंत, तो सुमित्रानंदन पंत का कोई है तो आप बताएंगे चिदम्बरा। क्या है? चिदम्बरा। चिदम्बरा क्या है? फिर लिखेंगे महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का जब लिखेंगे तो लिखेंगे रचनाएं इनका, ठीक ना। ये तो रचना है सुमित्रानंदन पंत का चिदम्बरा है, लेकिन महादेवी वर्मा का कैसे लिखेंगे? रचना। तो रचना इनका लिखेंगे इस तरह रचना। रचना में क्या होता है? लिखेंगे रश्मि। क्या लिखेंगे? रश्मि। रश्मि 2-3 लिखवा दे रहा हूं। रश्मि हो गया, फिर निहार, निहार, फिर निर्जा, निर्जा, ठीक ना। यह महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो मैं लिखवा रहा हूं। रश्मि, निहार, निर्जा, और एक और लिख लीजिए सांध्य गीत। क्या लिखेंगे? सांध्य गीत। ये किसकी? महादेवी वर्मा के। ये जो 4 लिखवाया हूँ ये मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर की दृष्टि से, जो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। जिस तरह यहाँ पे उर्वशी के रचनाकार दे रखा है ना, तो वही हो सकता है पूछ दे। निहार के रचनाकार कौन है? निर्जा कौन है? सांध्य गीत के कौन है? रश्मि के, ठीक ना। और सुमित्रानंदन पंत का एक याद कर लीजिए चिदम्बरा, ठीक ना। इनकी रचना का क्या नाम है? चिदम्बरा, ठीक ना। तो पूछ सकता है चिदम्बरा के रचनाकार कौन है, तो आप बताएंगे सुमित्रानंदन पंत। और रामधारी सिंह दिनकर किसके हैं? उर्वशी के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, करा हर दम में उपसर्ग है। यानी उपसर्ग क्या चीज होता है? जो मूल शब्द के पहले लगे। तो इसको जब तोड़ेंगे तो लिखेंगे इस तरह ना, हर प्लस दम। इसका जब विच्छेद करेंगे तो हर प्लस दम।
तो मूल शब्द क्या दम, तो इसमें क्या जुड़ा है हर, तो इसमें कहाँ है हर, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा है हर, हर क्या है सही, हर दम में उपस्वर क्या है हर, ठीक ना। तो इसको इस तरह राइट करेंगे। फिर से समझा रहा हूँ, देखिए फिर से पहला क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित आवाज के सूट करके फिर से लिखिए। यानी बरामदा तालियां से गूंज उठी, तो ये जो बरामदा है, बरामदा नहीं होता बरामदा होता है, तालियां नहीं होती है तालियां होता है, ठीक है। तब लिखेंगे बरामदा तालियों से गूंज उठा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो चतुराई में कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहेंगे आई। उर्वशी के रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर, यशवंतचंद्र पंत या महादेवी वर्मा। तो उर्वशी की रचनाकार कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। यशवंतचंद्र पंत की रचना क्या नाम है, चिदम्बरा। महादेवी वर्मा का रश्मि, बिहार, निर्जा और सांदगी, ये किसके, महादेवी वर्मा के। और 11 नंबर है हरदम में उपसर्ग, यानी हरदम में कौन सा उपसर्ग लगा, हर, ठीक ना। प्रत्यय मूल शब्द के बाद में लगता है यानी अंत में, और उपसर्ग जो है मूल शब्द के पहले लगता है, ठीक ना। आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। अगर अगले सैटरडे का अगर नहीं देखे हैं, ठीक ना, मॉडल पेपर 2022 का, तो आप लोग प्लेलिस्ट से जाकर देख लीजिए, ठीक ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।